नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है एमबीबीएस इन हंगरी के बारे में, जो कि शेंगन कंट्री है। तो वहाँ से अगर आपने एमबीबीएस करनी है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन कैसे मिल सकता है, ड्यूरेशन ऑफ एमबीबीएस का क्या है, और वहाँ पर एमबीबीएस करने के बाद क्या बेनिफिट्स हैं, तो वहाँ की क्या ट्यूशन फीसिस हैं, सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं ये सबसे पहले ये पूछ लूँ कि आपका क्या हाल चाल है। आप सब लोग अपनी अपनी जगहों पर ठीक ठाक होंगे भगवान की कृपा से। तो आज जो है हंगरी के ऊपर हमारी एक कंप्रहेंसिव वीडियो है। उनमें अगर आपने एमबीबीएस करने के लिए जाना है तो मैंने जितनी भी शेंगन कंट्रीज़ या फर्स्ट जो 10 लीडिंग कंट्रीज़ है वर्ल्ड के अंदर जहाँ से आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, या ये शेंगन कंट्री से एमबीबीएस करना चाहते हैं, या यूरोपियन कंट्री से एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट 6 to 12 मंथ बिफोर आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज मैंने वीडियो डाल दी है तो सतीश जी ने आज वीडियो डाल दी है तो चलो अभी इनको फ़ोन करना स्टार्ट करें, सर आज मैंने हंगरी जाना है, मैंने हंगरी जाना है। ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन सब कंट्रीज़ में साल में एक ही इनटेक होता है। तो उनकी जो एप्लीकेशन है जनवरी में खुल जाती है। मैक्सिमम कंट्रीज़ की जितनी भी शेंगन कंट्रीज़ हैं, जनवरी से लेकर अप्रैल तक इनकी डेडलाइंस होती हैं। इनके अंदर उन्होंने बच्चों ने अप्लाई करना होता है। कुछ कंट्रीज़ की एडमिशन ऑलरेडी ओपन भी हो चुके हैं शेंगन कंट्रीज़ में, जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। उनमें जैसे नॉर्वे की बात करूं, फिनलैंड की बात करूं, डेनमार्क की बात करूं, तो वहाँ के जो इनटेक ऑलरेडी ओपन हो भी चुके हैं। और उनकी जो लास्ट डेट है वो फरवरी है, 20 फरवरी तक। तो जिन्होंने सितंबर में जाकर उनकी क्लासेस स्टार्ट होनी है 2021 में। तो अगर आपने अच्छी कंट्री में पढ़ने के लिए एमबीबीएस, चाहे जापान, चाहे कोरिया, चाहे हांगकांग है, चाहे जो मैं जो कंट्रीज़ शेंगन की डिस्कशन करता हूँ, तो आप एटलीस्ट 6 to 12 मंथ बिफोर हमें मिलें। तो हंगरी में हमें क्या बेनिफिट है एमबीबीएस करने का। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जो एमबीबीएस है यूरोपियन कंट्रीज़ में करेंगे। अगर यूरोपियन कंट्री से एमबीबीएस करते हैं तो आपको वहाँ से 26 कंट्रीज़ का बेनिफिट है। शेंगन के अंदर 26 कंट्रीज़ है और कहीं पर भी जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं। उनकी जो लोकल लैंग्वेज आपको ज़रूर क्लियर करनी पड़ेगी किसी भी कंट्री में जाकर अगर आपने प्रैक्टिस करनी है। और इन कंट्रीज़ में सेटलमेंट पॉलिसीज़ बहुत ज़बरदस्त है। शेंगन कंट्रीज़ में अगर आप शेंगन कंट्री से एमबीबीएस करते हैं, वहाँ पे सेटल हो सकते हैं इजीली, जो कि अनदर कंट्रीज़ में नहीं है। जो रशिया में जाता है या यूक्रेन में जाता है या अर्मीनिया, जॉर्जिया, इन जैसी कंट्रीज़ में जाता है, वहाँ पे कोई भी फर्दर ऑप्शन नहीं है। इवन इन कंट्रीज से अगर एमबीबीएस की हुई है तो आप इजीली ऑल ऑफ द जितनी भी रशियन कंट्री है, सोवियत यूनियन से लग हुई कंट्रीज़ हैं, उनमें इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन वहाँ से अगर आपने एमबीबीएस की है, यहाँ आकर प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। तो बहुत सारे बेनिफिट है। और वर्ल्ड के अंदर 7 कंटिनेंट्स है, और यूरोपियन कंटिनेंट को ये माना जाता है कि वो स्वर्ग है। इतना ब्यूटीफुल कंटिनेंट है, और सबसे ज़्यादा जो सोशल सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करती हैं जितनी भी शेंगन कंट्रीज़ है अपने सिटीजन्स को। सोशल सिक्योरिटीज़ में क्या आता है, आपकी मेडिकल हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, बच्चों की एजुकेशन है, और रिटायरमेंट बेनिफिट है। इन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। बहुत ब्यूटीफुल कंट्रीज, बहुत ब्यूटीफुल कंटिनेंट है यूरोपियन कंटिनेंट। हर एक पर्सन की ये डेस्टिनेशन यही रहती है कि वो यूरोप में जाकर सेटल हो, क्योंकि वो बहुत ही पीसफुल कंट्रीज़ हैं जितनी भी शेंगन की हैं। तो हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि अगर आपने यहाँ से एमबीबीएस करनी है तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब क्लासेस स्टार्ट होनी है। तो सबसे पहले हम फैक्ट एंड फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे कि हंगरी है कहाँ पर। तो हंगरी शेंगन कंट्री है, इसकी जो कैपिटल है बुदापेस्ट है। 97 लाख की इसकी पॉपुलेशन है। इसके साथ 6 कंट्रीज़ लगती हैं, 2 इसके साथ शेंगन कंट्री है, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया। और इसके साथ 2 कंट्रीज़ लगती है यूरोपियन, क्रोएशिया और रोमानिया। और 2 नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ है वे, एक इसके साथ सर्बिया है और यूक्रेन है। ये इसके बॉर्डर कंट्रीज़ है। तो पॉपुलेशन के बारे में बता दिया, बॉर्डर्स के बारे में बता दिया। तो यहाँ पर 4 मेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर बच्चा जाकर एमबीबीएस कर सकता है। बहुत सारे नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स, जहाँ जो साथ में लगी हुई रशियन कंट्री के स्टूडेंट और इवन शेंगन के स्टूडेंट भी यहाँ पर आकर एमबीबीएस करते हैं, जिनको अपनी कंट्री में एडमिशन्स नहीं मिलता। जैसे हम जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात करें, उनके लोकल स्टूडेंट को जब वहाँ पे एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलता तो वो हंगरी हुआ, जहाँ पोलैंड हुआ, जहाँ इधर लाटविया, लिथुनिया, इस्टोनिया हुआ, इन कंट्री से आकर अपनी एमबीबीएस, या चेक रिपब्लिक को, वहाँ से आकर अपनी एमबीबीएस करते हैं।
तो यहाँ की ट्यूशन फीसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो अप्रोक्स ये लेकर चलें 9,000 यूरो से स्टार्ट होकर 12,000 यूरो की है पर ईयर की। अकोमोडेशन की बात करें 150 यूरो से लेकर 100 यूरो का है पर मंथ का, वहाँ पर आपको जो आपके अकोमोडेशन चार्जेस हैं, जो हॉस्टल के चार्जेस हैं। तो साल में इसका मैंने फिर बता दूँ एक ही इनटेक है। अगर आपने इन कंट्रीज़ में जाना तो एटलीस्ट आपको 6 to 12 मंथ बिफोर हमसे संपर्क करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज मैंने वीडियो डाल दिया तो आप मुझे फ़ोन करना स्टार्ट कर दें, सर मैंने हंगरी में जाना है। अभी आ जाएं इसमें एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। नीट नूट की रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं। जो भी डेवलप कंट्री से जो एमबीबीएस करने के लिए कोई भी जाता है, चाहे शेंगन कंट्री के, जो नीट की रिक्वायरमेंट है वो आपका इंटरनल मैटर है इंडिया गवर्नमेंट का, कि यहाँ आकर अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो तब आपको रिक्वायरमेंट है। हाँ, वहाँ पर अगर आपने सेटल होना है या वर्ल्ड की और भी किसी कंट्री में प्रैक्टिस करनी है एक्सेप्ट इन इंडिया, तो नीट नूट की रिक्वायरमेंट नहीं है। विदाउट नीट भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन पीसीवी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला स्टूडेंट हो, ये नहीं है कि मैं नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट की एडमिशन वहाँ करवा दूँगा, वो नहीं हो पाएगा। तो एक तो ये होगा, और इसके अलावा परसेंटेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का एक कोटा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, एमबीबीएस के लिए। तो कुछ यूनिवर्सिटी में 75 सीट्स हैं, किसी में 80 सीट्स हैं, किसी में 150 सीट्स हैं। तो वो एक प्रॉपर मेरिट बनाते हैं। उसके अंदर क्या क्या चेक किया जाता है, एक तो आपके एकेडमिक परसेंटेज, अगर आपके 60% भी है, 65% भी है, यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग, अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। अभी कंडीशन ये आती है, क्राइटेरिया है इनका एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ये हर एक यूनिवर्सिटी जो है अपना एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। तो पहले तो वो फिज़िकली अपने इनसाइड कैंपस में लेती थी, लेकिन ड्यू टू कोविड के कारण जो अभी इस साल के जो हमारे स्टूडेंट्स का है, उन्होंने जो एग्ज़ाम लिया है वो ऑनलाइन जूम के थ्रू लिया है, तो उन्होंने ऑनलाइन दिया है। इसके अलावा अगर आप वो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, जो बच्चे ने बीएससी फर्स्ट ईयर किया हुआ है या सेकंड ईयर किया है, उनके लिए जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम टेबल भी है। अगर जो बच्चे इस एग्ज़ाम को नहीं भी क्लियर कर पाते तो उनके लिए वो फाउंडेशन प्रोग्राम लगा देते हैं 1 साल का। पहले आपको वो फाउंडेशन प्रोग्राम करना पड़ता है, उसके बाद आपको विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम एडमिशन मिल जाएगा। ड्यूरेशन भी 6 ईयर का है, लेकिन अगर आपको फाउंडेशन लगेगा 1 साल, वो भी आपका लग जाएगा। तो इसके अलावा और क्या है एडमिशन की कंडीशन, अगर आप फाउंडेशन भी नहीं करना चाहते, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी नहीं देना चाहते, एक इंटरनेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है जिसको हम बी मैट एग्ज़ाम कहते हैं, BMAT, बी मैट एग्ज़ाम। अगर आप बी मैट एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं तो बी मैट एग्ज़ाम में क्या आता है, उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या आता है, उसके लिए आप हमें जब फिज़िकली ऑफिस में मिलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आपने वो एग्ज़ाम कैसे देना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर वो BMAT एग्ज़ाम दे देते हैं, क्लियर कर देते हैं, तो ना फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट, ना किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ में आपकी इंग्लिश एफिशिएंसी बहुत ही मस्ट है यहाँ पर, मतलब वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर करती है B2 लेवल। B2 लेवल हमारे जो IELTS है 5.5, उसके इक्विवेलेंट अगर आपके आईलेट्स के बैंड हैं तो तब आपकी एलिजिबिलिटी है वहाँ पर एडमिशन की। तो अभी मेरिट बनती है। मेरिट किस बेस पे बनती है, आपके परसेंटेज हैं, आपका अगर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ उसमें कितने परसेंटेज आए हैं, उसको देखने के बाद आपकी एज को, इन सारी चीज़ों को, क्राइटेरिया को चेक करने के बाद फिर वो मेरिट बनाते हैं कि हाँ इन बच्चों का एडमिशन आ जाता है। तो फीस भी 9,000 यूरो है, 2 इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो सकता है। लेकिन बेनिफिट बहुत हैं, शेंगन कंट्रीज़ हैं, और जो छोटी मोटी कंट्री में एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, जो चाहे वो इंडिया से प्राइवेट कॉलेजों में एमबीबीएस करते हैं, उनसे तो बेटर ये है क्योंकि सेटलमेंट पॉलिसीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। आप लोग यहाँ पे लाखों रुपया खर्च करके शेंगन कंट्री में सेटल होने जाते हैं, तो आप एक एमबीबीएस की डिग्री भी ले लेंगे शेंगन की, और वहाँ पे इजीली सेटल भी हो सकते हैं। वहाँ पर आप अपनी टेम्परेरी रेजिडेंसी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी ले सकते हैं। इवन ड्यूरिंग स्टडी हंगरी में आप पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हैं, ये भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है। इवन अगर आपने अपने पेरेंट्स को वहाँ पर हंगरी में बुलाना है तो उनके टूरिस्ट वीज़ा में भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इवन अगर आप चाहते हैं कि मैंने अपने पेरेंट्स को हंगरी में सेटल करवाना है, उसके लिए भी क्राउन इमिग्रेशन आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर सकती है कि वो हंगरी में कैसे सेटल हो सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। एडमिशन के बाद फिर यहाँ पर वीज़ा, इट इज़ द मेन थिंग फॉर शेंगन कंट्री। ये नहीं है कि जैसे आप
ये छोटी छोटी कंट्री में एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, यूक्रेन, बेलारूस, व्हाट्सएवर, इनमें तो 100% वीज़ा है। तो वीज़ा इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, बट एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स को 99% सब शेंगन कंट्रीज़ वीज़ा विदाउट एनी प्रॉब्लम दे देती हैं। तो वीज़ा भी आप ले लेंगे शेंगन का, और आप जितनी मर्जी कंट्रीज़ में घूम फिर सकते हैं। इवन वहाँ पर जो फैकल्टीज़ हैं वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आते हैं गेस्ट लेक्चर के लिए, चाहे वो जर्मनी का फैकल्टी हो सकता है, चाहे वो स्वीडन का हो सकता है। इवन ड्यूरिंग द इंटर्नशिप आपको एक प्रिविलेज मिलता है कि आप अनदर हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हैं जो अनदर कंट्रीज़ में हैं, वो इस टाइप की भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपने शेंगन कंट्रीज़ में एमबीबीएस करने के लिए जाना है तो क्रॉन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। वीज़ा की जो फॉर्मेलिटी है, एक आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट अपोस्टल करवाने पड़ते हैं, पुलिस क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद हंगरी एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेकर बच्चा खुद फिजिकली वहाँ पर अपनी फाइल सबमिट करवाता है, उसके फिंगरप्रिंट होते हैं। उसके बाद हंगरी एम्बेसी विद इन ए मंथ आपका वीज़ा स्टैंपिंग कर देती है। वहाँ जाने के बाद आपके टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड बन जाते हैं। तो फिर अपनी एमबीबीएस करें। जब आप जाएंगे तो हमें ज़रूर याद करेंगे कि क्राउन इमिग्रेशन ने आपको एक अच्छी कंट्री में एमबीबीएस करने के लिए भेजा है। तो एमबीबीएस से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप क्राउन इमिग्रेशन से विदाउट एनी हेजिटेशन मिल सकते हैं। जो बच्चों का बजट है अच्छी कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए जाता हूँ, उनको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि वो शेंगन कंट्रीज़ की ओर तवज्जो करें। शेंगन में नहीं मिलता तो वे यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें। उसके बाद फिर चाहे इजिप्ट चले जाएँ, चाहे यूक्रेन चले जाएँ, चाहे रशिया चले जाएँ, चाहे चाइना चले जाएँ, उसमें तो सब जाते हैं, सबको वीज़ा मिलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपका कोई भी फ्रेंड एमबीबीएस करने के लिए किसी भी कंट्री में जाना चाहता है तो उसको भी मेरी ये वीडियो जरूर शेयर करें। बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। और साथ में मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर पुश करें। उससे यही होगा कि जो भी वीडियोस बनाऊंगा सबसे पहले उनके पास आएंगे जिन्होंने बेल आइकन प्रेस किया हुआ है। लास्ट यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।